हेलो फ्रेंड्स, मीनाक्षी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड नंबर 7 की। इसमें हम आज चर्चा करने वाले हैं सोशल कल्चर थ्योरी जो कि वाइगोत्स्की ने दी थी, मैच्योरिटी डेवलपमेंट थ्योरी जो गैसन ने दी थी, और इमोशनल डेवलपमेंट थ्योरी जो कि मैकडोगल ने दी थी। तो हम सीक्वेंस वाइज एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली थ्योरी आपकी सोशल कल्चर थ्योरी जो कि वाइगोत्स्की की देन है। ये वाइगोत्स्की रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। इन्होंने बोला कि आपकी जो भाषा होती है ये आपके विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, जबकि पियाजे कहते हैं कि आपका जो विकास है ये डेवलपमेंट पे जो आपका विकास है ये लैंग्वेज पे ज़्यादा डोमिनेट करता है। वाइगोत्स्की इसका उल्टा कहते हैं कि आपका जो भाषा है ये विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इन्होंने टू प्रोसेस बताए। एक बताया जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी इसको कहते हैं, और दूसरी बताई एमकेओ मोर नॉलेज ओवर द अदर जो आपसे ज़्यादा जानता है। ठीक है, तो जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता क्या है? एक क्षेत्र है, बीच में एक बालक है, ठीक, यहाँ पर उसका लक्ष्य है, और एक बालक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार है। तो उनके बीच में कुछ अड़चने हैं, तो उन अड़चनों को कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहाँ पर वो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर मंजिल को पार करने को तैयार है, लेकिन उसके बीच में समस्या है। उन समस्याओं को पार कराने के लिए यहाँ पर होता है आपका एमकेओ। कौन होता है? आपके साथ में होता है जो आपसे उस क्षेत्र के बारे में ज़्यादा जानता है, तो वो उस बच्चे की हेल्प करता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर सेंटर में बच्चा है और उसके पेरीफेरी में उसका लक्ष्य है। वो बच्चा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है, बीच में अड़चनें आती हैं। तो बीच में अड़चनें आना उसके लक्ष्य को प्राप्त करते हुए इसको कहते हैं जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। और जो इस बच्चे की हेल्प करता है उसके टारगेट को पूरा करने के लिए उसको कहते हैं एमकेओ, जो उससे ज़्यादा जानता है उस क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो वाइगोत्स्की यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं। वाइगोत्स्की स्कैफोल्डिंग के बारे में कभी बात नहीं करते। कई बार कई किताबों में इसके फोल्डिंग के बारे में चर्चा की गई है। इसके फोल्डिंग ये चीज़ होती है जो कि उस बच्चे की मदद कर दे, टेम्प्रेरी हेल्प होती है और बाद में ख़त्म हो जाती है। तो वो इसके फोल्डिंग एमकेओ में लिंक हो जाता है। ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये अलग नहीं है। इसके फोल्डिंग एमकेओ से जुड़ जाता है, और एमकेओ का मतलब ही टेम्प्रेरी हेल्प होती है। आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आपसे ज़्यादा जानता है आपकी थोड़ी सी हेल्प करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाते हो। ठीक है, ये बात करते हैं आपके वाइगोत्स्की साहब। वाइगोत्स्की लैंग्वेज के बारे में कहते हैं कि भाई या 3 प्रकार की लैंग्वेज होती है। एक होती है आपकी सोशल लैंग्वेज, दूसरी होती है प्राइवेट लैंग्वेज, तीसरी होती है इनर स्पीच। सोशल स्पीच क्या होती है? जो कि आपके बर्थ से 2 साल तक चलती है। मतलब कि आप जब छोटे होते हैं, शिशावस्था होती है, तो अपने आप हाव भाव को व्यक्त करने के लिए समय को का यूज़ करते हो, रोते हो, चिल्लाते हो। तो चिल्लाना रोना क्या है? ये आपकी लैंग्वेज है, सोशल स्पीच है। ठीक है, दूसरी बात है प्राइवेट स्पीच की, जो कि 2 से 6 साल होती है, जो कि आपकी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होती है, उस वक्त होती है। आप छोटे होते हो तो आप किसी चीज़ को जमाते हो, सीक्वेंस वाइज जमाते हो। तो आप पहले रेड को जमाते हो, फिर येलो को, फिर ग्रीन को, फिर कहते हो कि देखो ये तो ट्रैफिक लाइट बन गई, मैंने इस लाइट को बना दिया। तो ये आप खुद से बोलकर उस जो कर रहे होते हो। इनर स्पीच का मतलब क्या? इनर स्पीच में होता है कि आप अपने आप में बातें कर रहे होते हो, आपके सामने कोई समस्या होती है उसका समाधान अपने आप में ढूंढते हो। तो ये होती है इनर स्पीच, जो कि 6 साल के बाद शुरू होती है। ठीक है, इन्होंने 3 लैंग्वेज बताई, 3 प्रोसेस बताई, जेडपीडी, एमकेओ। इसके फोल्डिंग की चर्चा नहीं करते हैं, वो एमक्यू में आ जाती है, जो कि टेम्प्रेरी हेल्प होती है। और लैंग्वेज बताइए सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। आगे है मैच्योरिटी की थ्योरी, परिपक्वता का सिद्धांत दिया किसने था? आपके गैसल ने दिया था। ठीक है, ये अमेरिकन स्कॉलर थे, अमेरिकन विद्वान थे और साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट में बताया कि आपकी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों साथ में इफेक्ट करते हैं। एक बच्चे को 2 चीज़ें इफेक्ट करती है, एक उसकी हेरिडिटी और उसका एनवायरनमेंट। ठीक है, इन्होंने कहा। और उसके बाद इन्होंने बोला कि एक बच्चे के विकास के लिए उसका न्यूरल डेवलपमेंट के विकास का होना जरूरी है, तब जाके एक बच्चे का विकास हो सकता है। ठीक है, एक बच्चा परिपक्व तब हो सकता है जब उसका न्यूरल डेवलपमेंट परिपक्व हो। ठीक, इन्होंने ये बात की। इन्होंने 2 प्रोसेस को डिस्क्राइब किया मैच्योरिटी की। पहली है आपकी रेसिप्रोकल इंटरविकिंग और दूसरा है सेल्फ मैनेजमेंट। रेसिप्रोकल इंटरविकिंग में क्या होता है कि एक बच्चा होता है,
एक बच्चा के सामने दो टास्क होते हैं, टास्क नंबर ए और टास्क नंबर बी। उन दोनों टास्कों के बीच में क्या करता है, मैनेज करता है, बैलेंस करता है, तो इसको कहते हैं रेसिप्रोकल इंटरवर्किंग। सेल्फ मैनेजमेंट में क्या होता है कि एक बच्चा होता है और उसको अपना टास्क के बारे में सब कुछ पता होता है, ठीक है। अगर उसको भूख लगती है तो वो रोएगा, चिल्लाएगा, वो खाना खाएगा, कुछ समय तक बच्चों के साथ खेलेगा, थक जाएगा, सो जाएगा। मतलब होता है वो सेल्फ मैनेजर है, मतलब कि वो अपना काम खुद कर सकता है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। तो ये गेसल इनके बारे में चर्चा करते हैं, मैच्योरिटी थ्योरी के बारे में, ठीक है। आगे हम देखते हैं इमोशनल डेवलपमेंट थ्योरी। इमोशनल डेवलपमेंट थ्योरी को देने वाले कौन थे, विलियम मैकडूगल। कौन थे भैया, विलियम मैकडूगल थे। इन्होंने इमोशनल डेवलपमेंट थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि 2 वर्ष के बालक में सभी संवेग उपस्थित होते हैं। एक 2 वर्ष का बालक होता है, उसमें सारे के सारे संवेग उपस्थित होते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि जॉनसन नामक एक विद्वान है, इन्होंने कहा कि 2 वर्ष का बालक जो होता है सांप को भी पकड़ सकता है, मतलब इसमें भयरूपी संवेग भी पैदा नहीं हुआ है। जैसा वो 1.5 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है, तो उसके अंदर भयरूपी संवेग आ जाएगा, ठीक। बाल्यावस्था में जो संवेग होते हैं क्षणिक होते हैं, लेकिन जब किशोरावस्था में आ जाते हो तो वो संवेग आपके स्थिर हो जाते हैं, ठीक। 2 तरह के संवेग पाए जाते हैं, एक सुखद संवेग होता है, दूसरा दुखद संवेग होता है। सुखद संवेग में आपके हर्ष, उल्लास, खुशी ये सब मिली होती है, और दुखद संवेग में आपका भय, क्रोध, ईर्ष्या ये होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट देखा, गेसल ने कहा कि संवेग एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। हाँ, आपको संवेदनशील होना ये आवश्यक है, लेकिन अति संवेदनशील होना पतन का कारण बन जाता है। अति संवेदनशील व्यक्ति कब होता है, जब उसके इमोशन के साथ अगर उसकी होप मिल जाती है तो वो व्यक्ति अति संवेदनशील हो जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि आपका एक चाहेता दोस्त है, ठीक है, उसके सामने एक टास्क है, उस टास्क को कंप्लीट करना है, लेकिन आपने अपने दोस्त के प्रति उस होप को जगा दिया है कि वो उस टास्क को कैसे भी करके कंप्लीट कर देगा। मान लो कि वो अपना टास्क को पूरा नहीं कर पाता और उसका टास्क भाई बीच में छूट जाता है और वो व्यक्ति वापस आ जाता है, आपका दोस्त आपके पास वापस आ जाता है, तो आपने जो उसके साथ होप रखी थी वो आपकी होप क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। क्योंकि आप उसके प्रति क्या थे, एक्स्ट्रा इमोशनल थे, अति संवेदनशील थे, क्योंकि आपके साथ उसके साथ क्या जुड़ी थी, फ्रेंड के साथ होप जुड़ी थी, ठीक है, जिसका वो होप टूट गई। तो आपका और आपके दोस्त के बीच में क्या हो जाएगा, अलगाव हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंसेस पाए जाएंगे, आप डिफरेंट हो जाओ, आप अलग हो जाओगे आपस में। तो ये होता है कि अति संवेदनशील एक्स्ट्रा इमोशनल होना आपके ही पतन का कारण बन जाता है। एक व्यक्ति के पतन का कारण एक्स्ट्रा इमोशनल ही है, ठीक है, जो व्यक्ति खुद क्रिएट करता है होप लगा के। अगर आप किसी से होप नहीं लगाते हो, ठीक है, चलो सक्सेस होता है तो भी ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है, हम ट्राई तो जरूर करेंगे क्या होता है। तो वो क्या है, एक नॉर्मल इमोशन है, लेकिन एक्स्ट्रा इमोशनल होता है आपके इमोशन के साथ होप को जुड़ जाना, ठीक। तो ये बात करते हैं आपके मैकडूगल साहब। मैकडूगल कुछ संवेग और उनकी मूल प्रवृत्ति के बारे में बताते हैं। जैसे कि अगर आप जैसे कि यहाँ पर बताया, आप क्रोध करते हो तो युद्ध सा होता है, मतलब कि युद्ध करने की इच्छा पनपती है। भूख है तो भोजनावेशन है, भोजन करने की इच्छा होती है। कृतिभाव है, कुछ नया करने को होता है, रचनात्मकता होती है। करुणा है तो शरणागति होती है। आत्माभिमान है तो गौरव होता है कि आपने ये चीज़ को किया तो मुझे इस बात का गौरव है, ये फीलिंग पाई जाती है, ठीक है। तो मैकडूगल इन बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। और आगे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ने बताया, लेव वाइगोस्की रिफर टू द वर्बल डायलॉग दैट चिल्ड्रन हैव विद देमसेल्फ एज। लेव वाइगोस्की के अनुसार एक बच्चे के पास वर्बल डायलॉग होते हैं, क्या है वो, डिसऑर्डर स्पीच है, प्राइवेट स्पीच है, ईगोसेंट्रिक स्पीच है, प्रॉब्लमिस्टिक स्पीच है। वाइगोस्की 3 स्पीच के बारे में चर्चा करते हैं। पहली आती है आपकी सोशल स्पीच, जो कि आपके बर्थ से लेकर 2 साल तक चलती है। दूसरी आती है आपकी प्राइवेट स्पीच, जो कि आपकी 2 साल से लेकर 6 साल तक चलती है। तीसरी आती है एज स्पीच, जो कि आपके 6 साल से ज़्यादा चलती है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, आपकी प्राइवेट स्पीच होगी, ठीक है। वाइगोस्की इसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ले वाइगोस्की की जगह पियाजे दे रखे होते, कौन दे रखा होता, पियाजे दे रखे होते, तो इसका आंसर क्या होता, इसका आंसर होता आपके ईगोसेंट्रिक स्पीच, ठीक है। लेकिन पियाजे के बारे में अच्छा चर्चा नहीं की गई है, यहाँ पर चर्चा की गई है लाइवोस्की के बारे में। लाइव वाइगोस्की क्या कहते हैं, तो वो बात करते हैं प्राइवेट स्पीच के बारे में, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू लाइव वाइगोस्की के अनुसार आपकी जो बेसिक मेंटल कैपेसिटी है ये बदल जाती है, ट्रांसफर हो जाती है हायर कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर। थ्रू किस से,
किससे होती है? सोशल इंटरेक्शन की वजह से, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन की वजह से, अडेप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की वजह से। इसका आंसर होगा आपके सोशल इंटरेक्शन की वजह से। आप सोशली इंटरेक्ट होगे तब जाके होगा। और पहली बात लाइव वॉइस की मैं बात की गई है, तो लाइव वॉइस की है क्या? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, सोशल कल्चर थ्योरी इन्होंने दी है। तो इसका आंसर क्या होगा? सोशल इंटरेक्शन ही होगा ना। आप समाज में बैठोगे, समाज के लोगों से बात करोगे, तो आपकी थिंकिंग ज़्यादा परिपक्व होकर ज़्यादा ब्रॉड बन जाएगी, नैरो से ब्रॉड बन जाएगी ना। ठीक है, ये है। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, क्रोध संवेग की मूल प्रवृत्ति है। क्रोध संवेग की मूल प्रवृत्ति क्या है? मैकडोल के अनुसार युद्ध करने की इच्छा। ठीक, हाँ, याद रखा है कि अति डैश होना व्यक्ति के पतन का कारण हो सकता है। अति क्या होना? अति असंवेदनशील होना? नहीं। संवेदनशील होना हो सकता है। दोनों? बिल्कुल भी नहीं। कोई नहीं? नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? संवेदनशील होना। अति संवेदनशील होना व्यक्ति के पतन का कारण हो सकता है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 5 कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? मैच्योरिटी रिफर टू प्रोसेस। मैच्योरिटी गेसल के अनुसार दो प्रोसेस बताती है, एक होती है आपकी रेसिप्रोकल इंटरव्यूकिंग और सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है, ये दोनों इसके आंसर है, बहुत ऑप्शन है एंड बी। रेसिप्रोकल इंटरव्यूकिंग में क्या होता है कि एक बच्चा होता है, इसके सामने दो टास्क होते हैं, टास्क नंबर ए और टास्क नंबर बी। इन दोनों टास्कों के बीच में क्या करता है? ये बैलेंस करता है। तो बैलेंस करना क्या हो गया? रेसिप्रोकल इंटरव्यूकिंग हो गया। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक बच्चा होता है, वो अपने अपने आप को मैनेज करता है। जैसे कि उसको भूख लगती है तो वो रोता है, रो के खड़ा होगा, खाना खाएगा, अपने दोस्तों के साथ थोड़ी देर बाहर घूमेगा, खेलेगा, वापस आ जाएगा और सो जाएगा। वो अपने आप को सेल्फ मैनेज करता है, उसको किसी को मैनेज करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात करते हैं गेसेल। ठीक है, क्योंकि मैच्योरिटी में आता है। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, दोनों। ठीक है, आने वाले एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं सोशो साइकोलॉजिकल थ्योरी एरिक एरिक्सन की, और दूसरी बात करेंगे सोशो सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी सिगमंड फ्रायड की। ठीक है, इन दोनों की चर्चा करते हुए हम इस थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। तो इसी के साथ बने रहिए, आगे देखते रहिए बहुत सारे एपिसोड और समझते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।